गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। यह बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास बॉटनी पेपर, जिसमें हम सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं बॉटनी सब्जेक्ट का। आज का हमारा नया चैप्टर है खनिज पोषण। खनिज पोषण। तो पोषण की दृष्टि से सभी पादपों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पोषण की दृष्टि से सभी पादपों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ऐसे पौधे, ऐसे पादप जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऐसे पौधों को स्वपोषी, एवं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते उनको परपोषी कहा गया है। ठीक है, तो पोषण की दृष्टि के आधार पर जीवों को, पादपों को दो भागों में बांटते हैं हम। एक तो स्वपोषी और एक परपोषी। तो यहाँ पर हम पौधे होते हैं जो मेनली स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। बट बहुत से काफ़ी ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि पोषण दूसरे से लेते हैं, जो परपोषी किसी दूसरे पेड़ के ऊपर पाए जाते हैं, या जैसे अमरवेल है वो किसी पेड़ के ऊपर पाई जाती है, उसका खुद का कोई सिस्टम नहीं होता है। तो ऐसे परपोषी भी होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं। तो हमें इसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं या इनको हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स वे पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। वे पौधे जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। अब इसमें दो बातें आती हैं सामने कि पौधे हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा पूर्ति करते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो मिट्टी से अवशोषित करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषण। और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन या रसारोहण। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होती है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की। तो बाय दिस प्रोसेस, बाय द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिसीव ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स रिसीव्ड बाय द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर मिनरल्स एंड वाटर रिसीव्ड बाय द प्लांट्स। तो एक पौधा है, ऑटोट्रॉफ्स अपना भोजन खुद बनाता है, तो भोजन बनाता खुद है, तो उसमें केवल अकार्बनिक जो कंपोनेंट्स हैं वो पानी मिट्टी में उपस्थित पानी के अवशोषण से प्राप्त करता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वो कार्बनिक पदार्थों को अपने अंदर बनाता है। तो पादप खनिज पोषण की अध्ययन विधियाँ। पादप खनिज पोषण हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधा किस तरह से कंपाउंड सिंथेसिस करता है, कौन कौन से पदार्थ बनाता है, कैसे वो कहाँ तक पहुँचाता है, ये सब हम पढ़ेंगे। हमारी नेक्स्ट यूनिट है जिसमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, 2 चैप्टर हैं। लेकिन अभी जो हमारा आज का ये जो है खनिज पोषण, जिसमें हम देख रहे हैं कि पौधा किस तरह से या पानी से कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थ अवशोषित करता है, और कौन से अकार्बनिक पदार्थ क्या इफ़ेक्ट डालते हैं या पौधे में क्या कमी लेके आते हैं, वो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पानी के अंदर जो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो पानी एब्जॉर्प्शन की क्रिया द्वारा, रसारोहण की क्रिया द्वारा पौधे में आते हैं, और किस तरह से कौन सा इफ़ेक्ट पौधे पर डालते हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा ये खनिज
तत्वों का अध्ययन किया गया है पौधों में। पौधे में खनिज तत्व कौन सा लिया गया, ये अध्ययन करने की विधियां हैं, ये डिफरेंट टाइप्स या मेथड्स हैं जिसके द्वारा इनका अध्ययन किया गया है कि पौधा कौन सा मिनरल्स लेता है और क्या इफेक्ट डालता है। तो इसमें सबसे पहले विधि आती है पादप भस्म विधि। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं जो ये एब्जॉर्प्शन वाली है पादप भस्म विधि। पादप भस्म विधि किसके लिए? ये पादप खनिज पोषण की अध्ययन विधियां। पादप खनिज पोषण की अध्ययन विधियां। तो इन विधियों में सबसे पहले आता है पादप भस्म विधि। यह एक सीधी सादी सी विधि है जिसमें सबसे पहले पौधे का हम अध्ययन करते हैं। तो हम कोई पौधा लेते हैं, इसको समझ लेंगे थोड़ा सा कि मान लो कि हमें पादप भस्म विधि द्वारा हमें देखना है कि पौधे के अंदर कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से पोषक तत्व पौधा पानी द्वारा मिट्टी से प्राप्त करता है। ये इस विधि में अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई पौधा है और उस पौधे को हमने लिया, उसको अच्छी तरीके से वॉश कर दिया। अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद में हमने उसको फिल्टर पेपर, वॉटरमेलन पेपर, इन मसलिन क्लॉथ, इन कपड़ों, इनसे सबसे जो बाहरी जो पानी एक्स्ट्रा पानी है उसको हमने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करवा दिया तो एक्स्ट्रा पानी निकल गया। अब निकलने के बाद में जब हम उसको पौधे को वेट करते हैं तो यह उसका फ्रेश वेट कहलाता है। तो किसी पादप में भस्म विधि के द्वारा यदि अध्ययन किया जाता है तो 3 कंपोनेंट का मुख्य अध्ययन किया जाता है। पहला होता है जल। इसमें पहला हम जो अध्ययन करते हैं वो जल का अध्ययन करते हैं। दूसरा कार्बनिक पदार्थ और तीसरा अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ और तीसरा है अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो भस्म धारण विधि है, फर्स्ट विधि है जिसमें हम 3 कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कितना है। तो इस जल को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले पौधा लेते हैं, पौधे को अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं और एक्स्ट्रा जो बाहरी आवरण पर, बाहरी उसके स्ट्रक्चर पर पानी पाया जाता है उसको एब्जॉर्ब करा दिया जाता है टिश्यू पेपर से, वॉटरमेलन पेपर से, फिल्टर पेपर से। तो उनसे एब्जॉर्ब करने के बाद जो अब ड्राई जो प्लांट है, ड्राई का मतलब जो बाहरी पानी नहीं है, फ्रेश जो ताज़ा हमने प्लांट लिया उसको धोने के बाद अब जो बचा तो उसको हमने वेट किया। वे करने के बाद में इसको हम कहते हैं फ्रेश वेट। फ्रेश वेट, ठीक है। तो वे किया हमने, तो फ्रेश वेट जब डायरेक्ट पौधे को उखाड़ा और मिट्टी से जो बाहर मिट्टी लगी थी उसको वॉश कर दिया, कोई गंदगी धूल कण थे वो सबको उठा दिया। फिर उसके बाद में उसको हमने ड्राई कर लिया पेपर से। तो उसके बाद में उस पेड़ का हमने वज़न किया। वज़न करने के बाद में हमने क्या किया कि इस प्लांट को हमने 100 से और 110 डिग्री तक रखा 24 आवर्स। उसके बाद भी अब देखा तो दोबारा से हमने 24 आवर्स रखा। ठीक है, इतना रखने के बाद फिर हमने इसका वेट किया, इसका वे किया। और वे किया तो हमने देखा कि मान लो यहाँ पर यदि उसका वेट मान लो 100 ग्राम था और यहाँ पर देखा हमने कि उसका 60 ग्राम रहा, तो इसका मतलब इसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो 50 ग्राम थी। ठीक है, यदि किसी पेड़ को डायरेक्ट हमने लिया और उसका वेट किया, वेट करने के बाद 100 ग्राम का पेड़ था, फिर हमने उसको 100 डिग्री पर 48 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए रख दिया। उसके बाद हमने उसका वेट किया, क्योंकि जो पानी था वो भाप के रूप में एक्स्ट्रा उठ जाएगा, अब केवल सूखी लकड़ी की तरह बचेगा। तो हमने उसका वेट किया तो मान लो 60 ग्राम था। तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस देखेंगे तो 40 ग्राम था। इसका मतलब ये पानी का वेट था जो उसमें वाष्प होकर निकल गया।
ठीक है। तो इस तरह से हम टोटल वाटर जो है वो हम देख लेते हैं कि टोटल वाटर इस पेड़ के अंदर कितना है। यहाँ पर हमारी एक स्टडी ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद में इसको हम शुष्क भार या ड्राई वेट कहते हैं ना, इसको हम शुष्क भार कहते हैं, शुष्क भार, ड्राई वेट, और इसको हम ताज़ा भार कहते हैं, ताज़ा भार। तो ताज़ा भार में से शुष्क भार निकाल देते हैं तो यहाँ पर पानी की मात्रा आ जाती है। जो हम पानी की मात्रा यहाँ देख लेते हैं कितना पानी उसके अंदर है। इसके बाद में जब शुष्क पेड़ को शुष्क भार लिया हमने उस प्लांट का, फिर उसको एक भट्टी होती है, उस भट्टी के अंदर जलाया जाता है। उस भट्टी को मफल फर्नेस कहा जाता है, मफल फर्नेस, मफल फर्नेस। मफल फर्नेस एक भट्टी होती है, भट्टी होती है एक, उसके अंदर उसको रखा जाता है और उसका टेम्परेचर रखा जाता है 600 से 700 डिग्री, 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रखा जाता है। और तापमान रखने से वो उसके जो तत्व थे वो एक तरह से लकड़ियाँ जल जाती है, जल जाती है। तो उसके जो कंपोनेंट थे वो CO2, SO2, CO2, SO2, NO2, NH4, वो सारे ऐसे हाइड्रोजन, इस तरह से ये सारे कंपोनेंट्स हैं वो निकल जाते हैं। निकलने के बाद केवल राख बचती है नीचे, ठीक है, नीचे राख बचती है, भस्म बचती है। इस भस्म के, इसके भस्म के अंदर कौन से कंपोनेंट हैं वो हम स्टडी करते हैं। और ये प्रोसेस इस मफल फर्नेस में पौधे को 600 से 700 डिग्री पर रखने पर वो भस्म के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको भस्मीकरण कहा जाता है ना, इसको भस्मीकरण, भस्मीकरण कहा जाता है। भस्मीकरण, इंसिनरेशन, इंसिनरेशन, इंसिनरेशन भस्मीकरण कहा जाता है। तो भस्मीकरण की विधि द्वारा हमने पौधे को भस्म बना लिया। तो ये पौधे निकलने, ये जो कंपोनेंट्स हैं ये पौधे से निकलने के बाद वो केवल भस्म बचती है, ठीक है। तो ये पादप भस्म कहलाती है। और इस पादप भस्म में हम डिफरेंट मिनरल्स की डिफरेंट स्टडी करते हैं और इसके बेस पर हम ये बताते हैं कि इस पौधे में इतनी क्वांटिटी में ये कंपोनेंट था जो चाहिए होता है। तो हम भस्म जो विधि है, पादप भस्म विधि, यहाँ पर जो भस्म प्राप्त होती है उससे हम मिनरल्स का पता लगाते हैं कि कौन से मिनरल्स पौधे को चाहिए होते हैं और उसके आधार पर उनको दिया जाता है। तो इस विधि में देखो पहला हमने जल का पता लग गया, फिर ये कंपोनेंट्स थे ये उसमें चले गए और उसके बाद में इसमें केवल भस्म बची, भस्म में केवल मिनरल्स की स्टडी हो पाएगी, इसमें मिनरल्स मिलते हैं। इसके बाद दूसरी विधि है सैंड कल्चर, रेत संवर्धन विधि, रेत संवर्धन विधि। रेत संवर्धन विधि। रेत संवर्धन विधि में क्या होता है कि पौधा लिया जाता है लेकिन उसको मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के पोट में लगाया जाता है। मिट्टी के पोट में लगाने से पहले उस मिट्टी में जो मॉइस्चर है या उसका पीएच है वो मेंटेन किया जाता है, उसमें कौन से मिनरल्स दिए जाते हैं वो सबको वॉश कर दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। सब मिनरल्स को वॉश कर दिया जाता है, उसके पीएच को मेंटेन किया जाता है। पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि पहले उसको अम्ल से धोया जाता है, अम्ल से धोने के बाद में उसको फिर पानी से कंटिन्यू धोया जाता है। तो उसमें अम्लीय क्षारीय जो जितने भी अशुद्धियाँ थी वो सारी वॉश कर दी जाती है। तो केवल या तो मिट्टी के पार्टिकल, बालू रेत होती है जो मिट्टी के पार्टिकल होते हैं, या फिर सिलिका जेल होती है
है ना, ये कांच के कुछ टुकड़े होते हैं, इस तरह के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं जो सॉइल की तरह काम करते हैं। रेत संवर्धन विधि, तो उस रेत में उस पौधे को लगा दिया जाता है। अब उस रेत में उस पौधे को लगा दिया जाता है तो हम कौन सा मिनरल्स दे रहे हैं, जैसे मान लो हमने नाइट्रोजन दी, नाइट्रोजन का सोर्स जैसे यूरिया दिया हमने, अब यूरिया में NPK है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों कंपोनेंट हैं उस यूरिया में। कितने कितने हैं, तो 19 दे रहे हैं हमें, 19 दे रहे हैं, 19 दे रहे हैं, ये सारा आजकल लिखा होता है, लिखा हुआ आता है कट्टे पर जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उस पर, कि नाइट्रोजन की कितनी क्वांटिटी है इसके अंदर, फोस्फोरस की कितनी क्वांटिटी और पोटेशियम की कितनी क्वांटिटी है। तो जब हम नाइट्रोजन की मात्रा, जैसे यूरिया की मात्रा हमने 10 ग्राम दी, 5 ग्राम दी, तो उस पौधे पर क्या इफेक्ट हुआ ये देखते हैं इसमें, ठीक है। ऐसे हमने कुछ मान लो मैग्नीशियम दिया, तो मैग्नीशियम देने के बाद उसमें पौधे पर क्या इफेक्ट होता है वो देख लेते हैं। कैल्शियम दिया, कैल्शियम देने से क्या इफेक्ट होते हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट जो पोषक तत्व हैं वो मिनरल्स हैं जो हम देते हैं और पौधे की स्टडी करते हैं कि वो इस पर क्या इफेक्ट डालते हैं। या फिर इसी में अपोजिट कर लेते हैं कि जैसे सभी मिनरल्स हमने दे दिए और एक हमने नहीं दिया, इस मान लो सब दे दिए, मोलिब्डेनम नहीं दिया, मोलिब्डेनम, तो मोलिब्डेनम की कमी से उस पौधे में क्या ग्रोथ नहीं आई वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम नहीं दिया, कैल्शियम की कमी से उस पौधे में क्या कमी आई तो वो हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन से कंपोनेंट हैं वो क्या ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, कौन सा उसमें मतलब किस चीज़ के लिए, किस ऑर्गन को, किस टिश्यू को कौन से एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, ये इस विधि में देखा जा सकता है, रेत संवर्धन विधि। तो इसमें एक माध्यम लिया जाता है, वो रेत होता है, रेत के पार्टिकल होते हैं, उसको अच्छी तरीके से pH वगैरह मेंटेन की जाती है। तो इस विधि में हम क्या कहते हैं कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे पहले तो pH मेंटेन नहीं हो पाता है क्योंकि हम उसको अम्ल से धोते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं, तो इस तरह से। दूसरा कि सर्दियों के टाइम में, यदि सर्दियों में हम रेत यूज कर रहे हैं तो वो ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाएगा। गर्मियों में हम यूज़ करें तो रेत गर्म हो जाती है, तो फिर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो टेम्परेचर का जो बाहरी भौगोलिक जो इफेक्टर्स हैं, उनका इफेक्ट फिर रेत माध्यम के ऊपर ज़्यादा होता है। तो अतः जो प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है वो मिनरल्स से तो इफेक्टिव होती है, लेकिन बाहरी इन्वायरमेंट से भी इफेक्ट हो जाती है और फिर उसके चेंजेज आते हैं, हमारे रिजल्ट में परिवर्तन आते हैं। तो इसलिए यह विधि थोड़ी सी हार्ड है वो, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशन हैं। लिमिटेशन में यही करें हम, एक तो उसका pH मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, सॉइल का pH मेंटेन करना। दूसरा, जो डिफरेंट टाइप के सीजन होते हैं उसमें भी वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते सॉइल। और तीसरा है कि इसमें मिनरल्स की स्टडी बड़ी इफ़ेक्टिव होती है, कि यदि मान लो कि एक मिनरल्स लिया तो दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है या उस पौधे के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है, बहुत माइनर इसको देखना पड़ता है कंटिन्यूसली। इसके बाद तीसरा माध्यम है विलयन या कल्चर इन सॉल्यूशन, विलयन माध्यम। तीसरा है विलयन माध्यम। विलयन माध्यम में क्या होता है कि सभी मिनरल्स का एक विलयन बनाया और उस विलयन के अंदर हमने पौधे को लगा दिया। जैसे विलयन में हम क्या करते हैं, जैसे ये कोई पात्र है और इस पात्र के अंदर हमने पौधा लगा दिया, ये हमने पौधा लगा दिया और यहाँ हमने इसका प्रॉपर क्लोज कर दिया। ये हमने एयर दे दी इसको। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसमें एक पौधा लगाया, पौधे में हमने केवल सॉल्यूशन में रखा, ये सॉल्यूशन डाल दिया हमने, और सॉल्यूशन में जो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमने बनाए और उस तरह से उस पौधे को लगा दिया। इसमें प्रॉपर एयर देते रहते हैं, तो इसमें जो मिनरल्स होते हैं उसके कारण ये पौधा बढ़ता है। लेकिन हमने मान लो कोई मिनरल्स, कोई कंपोनेंट है वो उस पौधे को नहीं दिया, उस कंपोनेंट्स की वजह से उस पौधे में क्या चेंजेज आते हैं ये फिर पता चलते हैं हमें, ठीक है। तो इन मिनरल्स की वजह से हम उस पौधे में क्या डिफेक्ट हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, तो वो हम देख लेते हैं। तो ये विलयन में भी एक प्रॉब्लम आती है कि पहला तो कि विलयन में कौन सा कंपोनेंट कितनी परसेंटेज में डाला गया और कितना परसेंटेज वो पानी में रहा और पौधे ने लिया, ये सारे डिफरेंस इसमें रहते हैं। इसके बेस पर बहुत सारे लोगों ने इसके अलग अलग माध्यम दिए हैं, जैसे सैक सॉल्यूशन,
सैक सॉल्यूशन, दूसरा है नोप सॉल्यूशन, नोप सॉल्यूशन, तीसरा है होगलैंड सॉल्यूशन, होगलैंड सॉल्यूशन। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा अलग अलग दिए गए हैं, जिसमें कि हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, प्लांट की स्टडी कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर पौधे की जो ग्रोथ है उसको देखना कहलाता है हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स हिंदी में कहते हैं इसको जल संवर्धन माध्यम, जल संवर्धन माध्यम। ये चौथी विधि है हाइड्रोफोनिक्स कि पानी के अंदर पौधे को लगाना। तो अब इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पर हमने मान लो कि ये पौधा लगा दिया जिसके अंदर हमने पानी भर दिया, तो इसमें पहले तो एक सपोर्ट देना होता है, प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए, दूसरा प्रॉपर एयर होनी चाहिए, और तीसरा मिनरल्स प्रॉपर होने चाहिए, और बार बार उसका रिप्लेसमेंट होना चाहिए, चेंज होना चाहिए मिनरल्स का। तो हाइड्रोफोनिक्स विधि आजकल हमारी जो लैब हैं पीएचडी के स्टूडेंट्स करते हैं, और डिफरेंट लैब्स हैं जिसमें हम जीन इंसर्ट करके और जीएम क्रॉप्स वगैरह बनाते हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट के रूप में हम हाइड्रोफोनिक्स के रूप में हम पौधे को ग्रोथ करवाते हैं लैब के अंदर, लैब कंडीशन में। तो उसमें क्या होता है कि पानी लिया जाता है, पानी के अंदर एक प्रॉपर सॉल्यूशन डाला जाता है और उसमें पौधा लगा दिया जाता है। तो पौधे को सीधा खड़ा रखने के लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर थर्माकोल यूज कर सकते हैं और उसके अंदर पौधा लगा दिया जाता है। तो ये यहाँ पर इसको स्टेबिलिटी बनी रहती है, पौधा खड़ा रहता है, सपोर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद प्रॉपर इसमें एयर होनी चाहिए, वो एयर भी हम फनल वगैरह लगा के एयर डाल सकते हैं। मिनरल्स किसी फनल के द्वारा ही हम दोबारा मिनरल्स इसका चेंज करना चाहिए, मिनरल्स डालने चाहिए और उसका रिप्लेसमेंट टाइम से होना चाहिए। तो ये बातें देखने की होती हैं जिससे कि ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। तो इसमें पहला है कि पीएच समान रखना चाहिए, विलयन का पीएच है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, पीएच हमेशा समान होना चाहिए तभी वो स्टडी हो सकती है। दूसरा है विलयन का वातन, जो एयर है वो प्रॉपर होनी चाहिए, इसमें वातन ये भी प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरा इसमें परासरण दाब ये भी समान रहना चाहिए, इसको बार बार ऐसे नहीं कि कहीं भी हम चेंज कर रहे हैं बार बार। तो सभी विलयनों का परासरण दाब एक समान होना चाहिए, जो भी विलयन हम ले रहे हैं इसमें बार बार तो उनका परासरण दाब समान रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि विलयन को समय समय पर बदलते रहना चाहिए और पादप को सीधा खड़ा रहने के लिए सपोर्ट देना चाहिए ना, इसको मिनरल्स को बार बार चेंज करना चाहिए और ये सपोर्ट देना चाहिए। तो इस तरह से हाइड्रोफोनिक्स जो आज के समय में रिसर्च लेबोरेटरीज में, रिसर्च संस्थानों में ये स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, वो पौधे को एक संवर्धन माध्यम में उसको ग्रो करवाते हैं। ग्रो करवाने के लिए वो संवर्धन माध्यम पानी का उपयोग करते हैं और पानी को एक बीकर में लेके और उसमें मिनरल्स डालते हैं। तो उसका पीएच, वातन, परासरण दाब, एयर, मिनरल्स रिप्लेसमेंट, ये सपोर्ट, ये सारे उसको मेंटेन करनी पड़ती हैं, तब जाके पौधा ग्रो कर पाता है। तो हाइड्रोफोनिक्स विधि में आजकल हम देख सकते हैं कि जैसे यदि हाइड्रोफोनिक्स में पानी है और हमने इसमें मोलिब्डेनम डाल दिया तो उस पौधे पर क्या इफेक्ट हो रहा है ये हम देख सकते हैं। नाइट्रोजन हमने ज़्यादा डाल दी तो इस पौधे पर क्या इफेक्ट हुआ ये हम देख सकते हैं। तो डिफरेंट मिनरल्स, इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा करके हम उस पौधे पर क्या इफेक्ट हुआ वो इसमें देख सकते हैं। और ये सबसे आसान तरीका है हाइड्रोफोनिक्स जो आजकल काम में लिया जाता है। और डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके जो हाइड्रोफोनिक्स हैं या इनके मिनरल्स हैं उसके बेस पर अलग अलग ये बनाए हैं माध्यम, जिसको आजकल डायरेक्ट ये प्रिपेयर्ड आते हैं और हम पानी के अंदर घोल के और इस तरह के सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं। तो ये विलयन माध्यम है और ये हाइड्रोफोनिक्स माध्यम है, दोनों में हम पौधे को ग्रो करवा के देख सकते हैं। इसी तरह से होगलैंड वाला जो था, होगलैंड सॉल्यूशन है, ये ज़्यादा प्रचलन में है लेबोरेटरीज में। होगलैंड सॉल्यूशन डाल के और पौधे को ग्रो करवाया जाता है। जल संवर्धन माध्यम के लाभ, जब इसके हाइड्रोफोनिक्स जो हम करते हैं प्लांट्स का हाइड्रोफोनिक्स में ग्रो करवाते हैं, संवर्धन करवाते हैं, तो उसके लाभ क्या हैं। पहला है कि पोषक विलयन के संगठन को सरलता से नियंत्रित किया जा सकता है। क्या है कि पानी के अंदर हम पोषक तत्व डाल रहे हैं तो उसको आसानी से हम मेंटेन कर सकते हैं।
हम ज़्यादा डल गया तो हम उस पानी को विलेन को निकाल सकते हैं, दूसरा डाल सकते हैं, या हमें कम डालना है ज़्यादा डालना है, हम ये तुरंत उसमें डाल सकते हैं और सीधा जड़ों के द्वारा अवशोषित होगा वो। तो इसको मेंटेन किया जा सकता है, आसान है मेंटेन करना। संवर्धन विलेन को बार बार बदला भी जा सकता है। बदलने से क्या है कि जैसे मान लो CO2 कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है, वो चेंज हो सकती है, मतलब विषाक्त जो पदार्थ हैं उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो पानी था, इसमें पौधा लगा दिया, अब धीरे धीरे इसमें CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, तो हम इस सॉल्यूशन को ही बदल देते हैं, तो इसमें रिप्लेसमेंट के चांस ज़्यादा आसान है, इसमें विलेन को सॉल्यूशन को बदला जा सकता है। तीसरा है कि किसी प्रकार के कोलोइड नहीं होते हैं, मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का अधिशोषण कर उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार के कोलोइड मतलब कंपोनेंट्स हैं वो स्टेबल नहीं होते, पानी है वो बस चलता रहता है, इसमें कहीं सेटल डाउन नहीं होता, डेंसिटी नहीं बढ़ती है। और कुछ इसमें ग्रो ना आए, एल्गी वगैरह ग्रो नहीं कर पाए, तो इसके लिए हम उसको जो ब्लैक कवर है, ब्लैक कागज़ है, उससे ढक देते हैं ताकि इसमें कुछ अदर कंपोनेंट्स हैं वो ग्रो ना कर पाएँ। फिर इसमें निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पानी है, पानी को हिलाया, इसमें थोड़ा रोटेटर से इसको हिलाया तो उसमें सारे मिक्स हो जाते हैं, तो इसमें निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। खरपतवार होने की संभावनाएं भी नहीं होती इसमें। फिर इसमें वातन प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है, ठीक है, वातन प्रबंधन जो एयर है इसमें प्रॉपर वो आसानी तरीके से हो सकती है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो हम इसमें पोषण पदार्थ है ना, पोषण जो खनिज पोषण है वो पादपों में पाए जाते हैं। इस चैप्टर में हम देख रहे हैं तो खनिज पोषण अध्ययन के लिए 3 विधियां यहाँ पर बताई गई हैं। पहली विधि में पादप भस्म विधि है, रेत संवर्धन विधि है, विलयन माध्यम है। ये 3 विधियां ऐसी हैं कि जो पहले प्रचलन में थी, जिसमें पादप भस्म में क्या होता है कि पहले फ्रेश वेट, पौधा जब गीला होता है उसको हटाया जाता है ज़मीन से, तभी उसका वेट ले लिया जाता है। फिर उसके बाद में उसको ड्राई किया जाता है, तब उसका वेट लिया जाता है, तो वो पानी का वेट आ जाता है। उसके बाद उसको भस्म बना के और भस्म में मिनरल्स की स्टडी की जाती है। दूसरा रेत संवर्धन विधि कि पौधे को लगा दिया हमने और मिट्टी के अंदर बालू रेत में, अब उसमें जो मिनरल्स डाल रहे हैं हम उसकी कंसंट्रेशन नोट करें, या कौन सा मिनरल नहीं डाल रहे उसका इफेक्ट क्या आ रहा है प्लांट में वो नोट करें, तो वो स्टडी इस तरह से हो सकती है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है रेत संवर्धन विधि में, क्योंकि इसका टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसके pH को मेंटेन करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि एक बार यदि सॉल्यूशन में pH बढ़ गया तो फिर हम मिट्टी को रिमूव नहीं कर सकते, पेड़ उसको मिट्टी को जकड़ लेता है तो वो खड़ा रहता है उसमें, तो हम परिवर्तित नहीं कर सकते। विलयन माध्यम बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत अलग अलग अपने सॉल्यूशन दिए हैं, जिसमें अलग अलग मिनरल्स की कंसंट्रेशन अलग अलग की गई है, और उस कंसंट्रेशन के बेस पर वो अलग अलग साइंटिस्टों के नाम के आधार पर उनका सॉल्यूशन माध्यम दिया गया है। तो उन माध्यम में भी हम पेड़ को ग्रो करवा सकते हैं और उसकी प्रॉपर ग्रोथ वगैरह देख ही सकते हैं, मिनरल्स का इफेक्ट देख सकते हैं। अभी जो प्रचलन में हाइड्रोफोनिक्स विधि है, वह पानी के अंदर पौधे को ग्रो करवा के देखते हैं। पानी के अंदर ग्रो करवाने से कुछ फ़ायदे हैं, जिसे जल संवर्धन विधि कहते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं कि इसमें प्रॉपर एक तो pH मेंटेन किया जा सकता है। pH मेंटेन करने के साथ साथ इसमें वातन एयर प्रॉपर एरेशन हो सकता है। उसके बाद परासरण दाब, सभी विलयन जो भी विलयन हम यूज करें उसका परासरण दाब समान हो, ऐसा भी हम देख सकते हैं इसमें। इसके बाद मिनरल्स रिप्लेसमेंट, हम माध्यम को बार बार बदल भी सकते हैं इसमें। जैसे हमें लगा कि इसमें कुछ कंपोनेंट या कुछ अशुद्धियाँ, ऐसा कुछ टॉक्सिक कंपोनेंट्स जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो पेड़ द्वारा जनरेट होते हैं, वो इसमें अंदर रहते हैं, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं मीडिया को। इसलिए हाइड्रोफोनिक्स जो जल संवर्धन माध्यम है बेस्ट माध्यम है, जिसमें पौधे को हम ग्रो करवा के मिनरल्स का इफेक्ट देख सकते हैं। तो ये सारी विधियां हैं जिसमें हम पौधे को खनिज पौधों का हम खनिज लवणों का खनिज तत्वों का हम पौधे की ग्रोथ पर क्या इफेक्ट डालते हैं उनकी स्टडी हम कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में खनिज पोषण है, तो किस किस तरह से पौधे पर इफेक्ट डाल रहे हैं, तो ये सबसे पहले ये 3 माध्यम 3 जो 4 विधियां हैं, इन चारों विधियों द्वारा हम इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो सबसे बेस्ट है कि आजकल प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन आते हैं जो लैब में होते हैं, और जिसको 1 लीटर पानी में घोला और तुरंत तैयार किया और हम स्टार्ट कर देते हैं। ये होगलैंड वगैरह ये सब ये जो दिए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा माध्यम, उनको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करके भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम उत्तक संवर्धन विधि में MS मीडिया यूज करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर पानी की हाइड्रोफोनिक्स विधि में हम इनको यूज कर सकते हैं, और यह आसान है और हम लैब में इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम हमारी यहाँ लैब में भी इसको कर सकते हैं हाइड्रोफोनिक्स माध्यम को ग्रो करवा के।
तो इस तरह से ये सबसे पहले फर्स्ट कार्य है कि हम पौधे के खनिजों का हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं कि पौधे में कितने खनिज पदार्थ पाए जाते हैं या कौन से खनिज पदार्थ उस पर इफेक्ट डाल रहे हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि कौन सा खनिज पदार्थ जैसे कौन सा एलिमेंट्स है वो क्या इफेक्ट डालता है पौधे की ग्रोथ पर और पौधे के स्ट्रक्चर पर, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें हम ये नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब माध्यमों का एक बार देखने के बाद में हम पौधे के अलग अलग एलिमेंट्स पर आते हैं कि कौन सा एलिमेंट्स कितना इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।